द मंकीज पॉ, बंदर का पंजा। किसी ने कहा है, कभी कुछ भी मांगना हो तो सोच समझ कर मांगो, कहीं तुम्हारी इच्छा पूरी न हो जाए। बहुत सर्द रात थी, बाहर बारिश हो रही थी, भीतर बैठक में आग जल रही थी। पिता पुत्र शतरंज में मशगूल थे। पिता की असामान्य चालों से राजा खतरे में पड़ गया था। आग के पास बैठी कुछ बुनती हुई सफेद बालों वाली बूढ़ी मां भी टोकने पर मजबूर हो गई थी। मिस्टर वाइट अपनी गलती भांप चुके थे। बेटे को भ्रमित करने के लिए बोले, बाप रे, बाहर की आवाज सुनो तो। हाँ हाँ सुन रहा हूं, वो सब छोड़िए और ये लीजिए शय। मुश्किल ही है कि आज वो आ पाए, पिता ने सोचते हुए कहा। वो आए ना आए, आप ये लीजिए मात। पिता झुंझला गए। शहर से इतनी दूर रहने में यही दिक्कत है कि कोई टाइम पर पहुंच ही नहीं सकता। ऊपर से इतने खराब रास्ते कीचड़ से भरे हुए। पता नहीं क्या सोचते होंगे लोग हमारे बारे में। कोई बात नहीं डियर, शांत हो जाओ, अगली बार जीत जाओगे तुम भी, मिसेस वाइट सांत्वना देती हुई बोली। मिस्टर वाइट ने मां बेटे की ओर देखा, फिर कुछ बोल नहीं पाए, अपनी सफेद दाढ़ी को ही सहलाते रह गए। तभी बाहर जोर से गेट के खुलने की आवाज हुई। कोई भारी कदमों से दरवाजे की ओर आ रहा था। लो आ गए वो, बेटे हर्बर्ट वाइट ने कहा। बूढ़े मिस्टर वाइट जल्दी से दरवाजा खोलने और आगंतुक का स्वागत करने को उठे। मिस्टर वाइट ने एक लंबे चौड़े गहरे रंग और तीखे नए नक्श वाले शख्स के साथ बैठक में प्रवेश किया। ये है सार्जेंट मेजर मॉरिस, परिचय देते हुए वो बोले। सार्जेंट मेजर ने दोनों से हाथ मिलाया और आग के पास ही कुर्सी पर बैठ गया। मेजबान ने विस्की की बोतल निकाली और पीने का दौर चल पड़ा। तीसरा जाम पीते ही सार्जेंट मेजर की आंखें चहक उठी और वो खुलकर बात करने लगा। वाइट परिवार भी दूर दराज से आए इस शख्स को घेर कर बैठ गया और उत्सुकता से उसके किस्से सुनने लगा। सार्जेंट भी उन्हें अलग अलग जगहों के किस्से कारनामे, विचित्र घटनाएं, लड़ाइयां, बीमारियां और अजनबी लोगों से मिलने की कहानियां सुनाने लगा। 21 साल हो गए, मिस्टर वाइट ने पत्नी और बेटे को बताते हुए कहा। जब ये गया था तो एकदम जवान था। अब देखो, अभी भी माशाल्लाह भरपूर सेहतमंद हैं, मिसेस वाइट ने कहा। सही कहा तुमने, मिस्टर वाइट बोले। मैं तो खुद भारत जाना चाहता हूं, नई नई जगह घूमना चाहता हूं, सार्जेंट ने सिर हिलाते हुए कहा। नहीं, जहां हो बिल्कुल सही हो। उसने खाली गिलास नीचे रख दिया और गहरी सांस भरी। अरे मैं भी वो पुराने मंदिर, साधु, जादू टोना करने वाले लोगों को देखना चाहता हूं। अच्छा मॉरिस, वो क्या था जो तुम उस दिन एक बंदर के पंजे के बारे में बता रहे थे? सार्जेंट मॉरिस हड़बड़ाते हुए बोला। नहीं, कुछ नहीं, कोई खास बात नहीं। क्या? बंदर का पंजा? वो क्या है? मिसेस वाइट ने जिज्ञासावश पूछा। अरे कुछ नहीं, वो बस अब क्या कहें, शायद एक जादू सा कुछ, सार्जेंट मॉरिस टालने के भाव से बोले। वे तीनों मॉरिस के और करीब आ गए। मॉरिस ने खाली गिलास को मुंह से लगाया, फिर नीचे रख दिया।
उसका जाम भर दिया गया। बताओ ना मॉरिस, क्या था वो बंदर का पंजा? अच्छा, ये देखो, है मेरे पास अभी। उसने अनमने ढंग से अपनी पॉकेट से कुछ निकाला। ये है वो। कुछ नहीं, बस एक बंदर का सूखा हुआ पंजा है। मिसेस वाइट घबरा कर पीछे हटी, मगर बेटा हर्बर्ट वाइट उसे हाथों में लेकर देखने लगा। फिर मिस्टर वाइट ने पंजा अपने हाथों में लेकर देखा, फिर उसे मेज पर रख दिया। अरे, इसमें क्या खास है? उन्होंने पूछा। सार्जेंट मॉरिस ने बताया, ये पंजा अभिमंत्रित है। भारत के ही एक बहुत सिद्ध साधु बाबा ने इसमें मंत्र फूंके, ये बताने के लिए कि हमें हमारे भाग्य का लिखा ही मिलता है। नियति ही हमारे जीवन को चलाती है, और जो कोई भी नियति के भाग्य के इस लेखे में फेरबदल करने की कोशिश करता है, उसे इसका गंभीर दुष्परिणाम भुगतना पड़ता है। उस पहुंचे हुए तांत्रिक ने इसमें मंत्र फूंका है कि 3 अलग अलग लोग इससे 3 इच्छाएं मांग सकते हैं, वो पूरी होंगी। जिस अंदाज में सार्जेंट मॉरिस ने यह कहा, वो तीनों सकते में आ गए। फिर हर्बर्ट वाइट चालाकी से बोला, अच्छा, ऐसी बात है सर, तो आप ही अपनी 3 इच्छाएं मांग लीजिए। सार्जेंट मॉरिस हर्बर्ट वाइट के युवा मन के अविश्वास को समझ सकते थे। शांतिपूर्वक बोले, मैं मांग चुका हूं। और ऐसा कहते हुए उनके चेहरे पर विषाद की एक छाया फैल गई। मिसेस वाइट ने पूछा, तो क्या सच में आपकी वो तीनों इच्छाएं पूरी हुई? जी हां, कहते हुए गिलास उनके दांतों से टकरा गए। मिसेस वाइट ने फिर पूछा, क्या किसी और ने भी इससे इच्छाएं मांगी थी? हां, मुझसे पहले भी एक शख्स ने इससे इच्छाएं मांगी थी। क्या थी वो? उसकी 2 इच्छाएं क्या थी ये मैं नहीं जानता, पर आखिरी इच्छा क्या थी ये जानता हूं। क्या? मौत। उसकी मौत के बाद ही ये पंजा मुझे मिला। ये सुनते ही कमरे में सन्नाटा छा गया। कुछ देर बाद मिस्टर वाइट बोले, मॉरिस, जब तुम अपनी तीनों इच्छाएं इससे मांग चुके हो, फिर ये तुम्हारे किस काम का है? और इसे क्यों अपने पास रखा है तुमने अब तक? न जाने क्यों। पहले मैंने सोचा इसे एक विचित्र जादुई चीज बताकर बेच दूंगा, पर शायद नहीं। बहुत दुख दे चुका है ये, और वैसे भी कोई इसे क्यों खरीदेगा? लोग इसकी शक्ति पर यकीन नहीं करेंगे। अच्छा मॉरिस, एक बात बताओ, अगर तुम इससे और 3 इच्छाएं मांग सकते तो क्या मांगते? पता नहीं, मैं नहीं जानता, कहकर उसने उस पंजे को अपने हाथ की उंगलियों में घुमाया और अचानक उसे आग में फेंक दिया। अरे! मिस्टर वाइट तुरंत झुके और झपट कर उसे आग से निकाल लिया। नहीं, इसे जल जाने दो, सार्जेंट मॉरिस चिल्लाया। मिस्टर वाइट ने कहा, अच्छा ठीक है, अगर तुम इसे नहीं रखना चाहते हो तो जलाने की जरूरत क्या है? इसे मुझे दे दो। नहीं, मैं इसे तुम्हें नहीं दूंगा, इसे वापस आग में फेंक दो। नहीं मॉरिस, मैं रखूंगा इसे अपने पास। नहीं वाइट, मेरे दोस्त, समझदारी से काम लो, इसे जला दो। अब शकुनी है ये। जो भी हो, अब मेरे पास रहेगा ये। तुम चिंता मत करो तुम। देख लो दोस्त, आगे तुम्हारे साथ जो कुछ होगा, इसकी वजह से उसके जिम्मेदार तुम खुद होगे। ठीक है मॉरिस, अब ये बताओ कि कैसे मांगते हैं इससे इच्छाएं?
उफ, ओह। अच्छा सुनो, इसे दाहिने हाथ में यूं ऊपर उठाकर जोर से बोलनी होती है इच्छा, पर ऐसा करना मत, मैं तुम्हें आगाह कर चुका हूं। ऐसा लगता है अरेबियन नाइट्स की कोई कहानी चल रही है। मिसेस वाइट उठकर डिनर परोसने की तैयारी करते हुए बोली। वाइट, तुम्हें नहीं लगता कि इससे मेरे लिए 4 जोड़ी हाथ मांग लो? वो तीनों खिलखिलाकर हंस पड़े। मिस्टर वाइट ने जैसे ही पंजे को दाहिने हाथ में उठाया, तभी मॉरिस ने उनका हाथ पकड़ लिया। मेरे दोस्त, अगर तुम्हें कोई इच्छा मांगनी ही हो तो कोई तर्कसंगत चीज मांगना। मिस्टर वाइट ने पंजे को जेब में रख लिया और डिनर के लिए कुर्सियां लगाने लगे। खाने की गहमा गहमी में तिलिस्मी पंजे को भुला दिया गया और फिर वाइट परिवार सार्जेंट मॉरिस से उनके सैनिक अभियानों के किस्से सुनता रहा। जब सार्जेंट मॉरिस उनसे विदा लेकर चले गए तो बेटा हर्बर्ट बोला, इनकी बाकी कहानियां भी इस जादुई पंजे की कहानी की तरह झूठी लगती हैं। ऐसा नहीं कहते बेटा, पिता ने कहा। सुनो, कहीं पंजे के बदले कुछ दिया तो नहीं तुमने उन्हें? उनकी पत्नी ने पूछा। हाँ, बस थोड़ा सा। वो लेना नहीं चाहता था, मैंने जबरदस्ती दिया, पर अंत में भी वो कहता रहा कि मैं इसे फेंक दूं। हर्बर्ट झूठ मूठ डरने का अभिनय करने लगा। सच में पिताजी, बहुत खतरनाक लगता है ये, फेंकना ही ठीक रहेगा। वैसे क्यों फेंके इसे हम? इससे अच्छा है कि कोई इच्छा ही मांग ले। पिताजी, आप राजा बन जाने की ख्वाहिश करो, कम से कम मां के तानों से तो मुक्ति मिलेगी आपको। मिस्टर वाइट ने जेब से वो बंदर का पंजा निकाला, गंभीरता से उसे देखते हुए बोले, समझ में नहीं आता मुझे क्या इच्छा करनी चाहिए। ऐसा लगता है मैं जो कुछ भी चाहता था मैंने पा लिया है। अच्छा, इस मकान का उधार चुक जाए तो आपको कितनी राहत मिलेगी, है ना पिताजी? आप ऐसा कीजिए, 200 पाउंड की इच्छा कीजिए, झट से इस मकान के पूरे मालिक आप बन जाएंगे। पिता ने अपनी इस मूर्खतापूर्ण हरकत पर शर्माते हुए तिलिस्मी पंजे को दाहिने हाथ में उठाया। बेटे ने मुस्कुराते हुए अपनी मां को आंख मारी और पियानो पर बैठकर हाथ चलाने लगा। मिस्टर वाइट ऊंची आवाज में बोले, मेरी इच्छा है कि मुझे 200 पाउंड मिल जाए। हर्बर्ट ने पियानो पर जोरदार धुन बजाई, लेकिन तभी मिस्टर वाइट चीख पड़े। उनकी पत्नी और बेटा उनकी ओर दौड़े। ये हिला। फर्श पर गिरे हुए पंजे की ओर घिनौनी दृष्टि डालते हुए वो चिल्लाए। इच्छा मांगते ही ये सांप की तरह मेरे हाथ से लिपट रहा था। बेटे हर्बर्ट ने पंजे को उठाकर मेज पर रखते हुए कहा, अच्छा जी, पैसे कहीं दिखाई नहीं दे रहे। दिखाई देंगे भी नहीं। उनकी पत्नी बोली, ये महज आपका वहम होगा। चलो खैर, कोई नुकसान नहीं हुआ, पर मुझे झटका सा लगा तो था। तीनों फिर कुछ देर आग के सामने बैठे रहे। बाहर चलती प्रचंड हवा से ऊपरी मंजिल का दरवाजा भड़बड़ा रहा था। एक मायूसी सी, खामोशी सी छाई रही। फिर वृद्ध जोड़ा सोने के लिए जाने लगा। हर्बर्ट उन्हें गुड नाइट कहते हुए बोला, पिताजी, मुझे लगता है आपको 200 पाउंड बिस्तर में बड़े से बैग में रखे मिलेंगे और अलमारी के ऊपर रखी कोई चीज, कोई डरावनी चीज आपको घूर रही होगी। दोनों सोने चले गए। वो वहीं अंधेरे में बुझती हुई आग को निहारता बैठा रहा। उसे आग में कई चेहरे झिलमिलाते दिखाई देने लगे। आखिरी चेहरा सबसे ज्यादा डरावना था। एक
वानर का सा भद्दा सा चेहरा। वो अवाक देखता रह गया। आग बुझाने के लिए मेज पर रखे पानी के गिलास को उठाना चाहा, पर उसका हाथ बंदर के पंजे पर पड़ गया। वो घबरा कर उठा, अपने कोट में कांपता हुआ हाथ पोंछा और ऊपर सोने चला गया। अगली सुबह घर का माहौल कुछ हल्का हो गया था। नाश्ते की टेबल पर वो लोग पिछली रात के अपने बेवजह के डर पर हंस रहे थे और वो पंजा एक दराज के किनारे लापरवाही से पड़ा था। मिसेस वाइट बोली, ये सब पुराने सिपाही एक जैसे होते हैं, ऊल जलूल बातें, अटपटे किस्से सुनाते हैं। आज के जमाने में ऐसी इच्छाएं पूरी होती हैं क्या? मान लो हो भी जाती तो सिर्फ 200 पाउंड्स हमें ज्यादा से ज्यादा क्या नुकसान पहुंचा देते। हंसते हुए हर्बर्ट बोला, 200 पाउंड्स आसमान से सर पर गिरते तो खोपड़ी फूट सकती थी। मिस्टर वाइट बोले, मॉरिस ने कहा था कि चीजें इतनी स्वाभाविक तरीके से होंगी कि लगेगा जैसे संयोग हो। हर्बर्ट नाश्ते की मेज से उठते हुए बोला, अच्छा, लेकिन मेरे आने तक पैसों पर टूट मत पड़ना, अच्छे अच्छों का ईमान डोल जाता है। मिसेस वाइट ने हंसते हुए हर्बर्ट को विदा किया। वापस आकर पति से बोली, हर्बर्ट की मजाक करने की आदत नहीं जाएगी। हाँ, वो तो कोई बात नहीं, मगर मैं अब भी कसम खा कर कहता हूं, उसमें हरकत हुई थी, वो मेरे हाथ में हिला था। तुम्हें ऐसा लगा होगा। लगा नहीं था, ऐसा ही हुआ था। पत्नी ने कोई जवाब नहीं दिया। किचन में काम करते समय मिसेस वाइट की नजर गेट के बाहर रहस्यमय ढंग से मंडराते एक व्यक्ति पर पड़ी, जो कभी घर के अंदर झांकता, कभी अचकचाते कदमों से गेट खोलने को होता, कभी पीछे हट जाता। वो बहुत अच्छे कपड़े पहने और रेशमी हैट लगाए था। फिर कुछ देर तक दुविधा में रहने के बाद कुछ निश्चय करके वो गेट खोलकर अंदर आने लगा। मिसेस वाइट जल्दबाजी में उसे रिसीव करने गई। आइए। जी, धन्यवाद। माफ करना, इस वक्त घर बहुत अस्त व्यस्त है। वो बहुत असमंजस में था। कुछ देर खामोश रहा। आप कौन? मुझे आपके पास भेजा गया है, मॉज एंड मैगिन्स की तरफ से, जिस फैक्ट्री में आपका बेटा हर्बर्ट काम करता है। अच्छा, क्या बात है? वो कुछ नहीं बोला। मिसेस वाइट घबरा सी गई। क्या हुआ? हर्बर्ट ठीक तो है ना? इतने में मिस्टर वाइट वहां आ गए। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, कुछ भी सोचने लगती हो। सर, मुझे उम्मीद है आप कोई बुरी खबर नहीं लाए। आगंतुक की ओर देखकर उन्होंने कहा, सर, मुझे बहुत दुख है कि। क्या हुआ? मिसेस वाइट चीखी। उसे चोट लगी है क्या? वो सिर झुकाकर बोला, जी हां, बहुत चोट लगी थी, पर अब उसे कोई दर्द नहीं है। शुक्र है भगवान का। वो हाथ जोड़कर बोली, लेकिन जैसे ही उन्हें इस कथन का क्रूर अर्थ समझ में आया, वो सन्न रह गई। ये कहते हुए उस शख्स का चेहरा सफेद पड़ गया था। मिसेस वाइट ने अपनी सांसों को रोककर पति का हाथ थाम लिया। एक लंबी खामोशी वहां फैल गई थी। वो व्यक्ति धीमी आवाज में बोला, वो मशीन की चपेट में आ गया था। मशीन की चपेट में आ गया था, मिस्टर वाइट ने दोहराया और अपनी पत्नी का हाथ थामे वहीं पर बैठ गए।
वही तो हमारा इकलौता सहारा था। वो आदमी उठा और धीरे से खिड़की के पास जाकर बोला, देखिए, कंपनी ने मुझे दुख की इस कठिन घड़ी में सहानुभूति देने के लिए यहां भेजा है। आप शायद समझ सकें कि मैं सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहा हूं। किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। मिसेस वाइट का चेहरा सफेद पड़ गया था, आंखें पथराई हुई और सांसें मत्थम। उनके पति का चेहरा कह रहा था कि जैसे सार्जेंट मॉरिस का बताया अपशकुन सच हो गया हो। मैं बस यही कह सकता हूं कि कंपनी ने इस घटना की जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया है, लेकिन आपके बेटे की सेवाओं के एवज में आपको कुछ मुआवजा दिया जा रहा है। मिस्टर वाइट अपनी पत्नी का हाथ छोड़कर खड़े हो गए। खौफ खाई आंखों से उस आदमी की ओर देखा और सूखे लबों से बुदबुदाए, कितना मुआवजा? 200 पाउंड्स। पत्नी की चीख निकल पड़ी। पति वहीं बेसुध होकर गिर पड़ा। दो मील की दूरी पर बड़ा सा कब्रिस्तान था। बेटे को दफनाकर दोनों बूढ़े पति पत्नी भारी मन से लौट आए। दिन बीतते गए, उस घर की उदासी और सूनापन कम न हो सका। कुछ दिनों के बाद एक रात को अचानक मिस्टर वाइट की आंख खुली। हाथ बढ़ाकर देखा, पत्नी बिस्तर पर नहीं थी। कमरे में अंधेरा था। खिड़की से पत्नी के सिसकने की आवाज आ रही थी। मिस्टर वाइट ने कहा, इधर आ जाओ, सर्दी लग जाएगी। मिसेस वाइट रोती हुई बोली, मेरे बेटे को लग रही ठंड के मुकाबले कम है ये। मिस्टर वाइट को नींद के झोंके आ रहे थे, लेकिन पत्नी के चिल्लाने का स्वर उन्हें जगा गया। पंजा, पंजा, वो बंदर का पंजा। क्या क्या कहा? क्या मतलब? वो लड़खड़ाती हुई उनके पास आई। मुझे चाहिए वो। तुमने फेंक तो नहीं दिया ना? नहीं, वो दराज में है। क्या बात है? ओह माय गॉड! मिसेस वाइट ने एक साथ हंसते रोते हुए पति को चूम लिया। वो पगला सी गई थी। मुझे अभी ये ख्याल आया। ताज्जुब है, मैंने पहले क्यों नहीं सोचा? तुमने भी नहीं सोचा? क्या नहीं सोचा? बाकी दोनों इच्छाएं हमने एक ही तो मांगी है अभी तक। और क्या वो एक इच्छा काफी नहीं थी? नहीं, वो जोर से कह रही थी। हम एक इच्छा और मांगेंगे। जाओ उसे लेकर आओ और हमारे बेटे को फिर से जिंदा करने की इच्छा मांगो। हे भगवान, तो पागल हो गई हो क्या? हाँ, मैं पागल हो गई हूँ। मैंने कहा जाओ लेकर आओ उससे, इच्छा मांगो। मेरा बेटा, मेरा हरबर्ट, मेरा बेटा। मिस्टर वाइट ने माचिस से मोमबत्ती जलाई और कहा, चुपचाप बिस्तर में आ जाओ। पता भी है क्या कह रही हो। देखो, हमारी एक इच्छा तो पूरी हुई ना, चाहे जैसे भी हुई, दूसरी भी जरूर पूरी होगी। वो सिर्फ एक इत्तेफाक था। इत्तेफाक नहीं था। मैं जो कहती हूँ करो, उसे लाओ, हरबर्ट को जिंदा करने की इच्छा मांगो। पति ने उसे सांत्वना देते हुए गंभीर होकर कहा, मेरी बात ध्यान से सुनो। उसे मरे 10 दिन हो गए। मैं तुम्हें ये बात कभी नहीं बताता, पर मैंने जिस हालत में उसे देखा था, पहचानना तक मुश्किल था। मैं भी बस कपड़ों से उसे पहचान पाया था। इतना भयावह था वो कि तुम देख भी नहीं पाती। और अब तो वापस लेकर आओ उसे, वो चिल्लाई और उसे दरवाजे की ओर धकेला। तुम क्या समझते हो, जिस बेटे को मैंने 9 महीने पेट में रखा, इतने प्यार से पाला पोसा, उसे देखकर मुझे डर लगेगा? नहीं,
जाओ। मिस्टर वाइट हार कर सीढ़ियों से उतरकर दराज तक पहुंचे। तिलिस्मी पंजा वहीं पर रखा था। वो खौफजदा थे। क्षत विक्षत हो चुके बेटे के शरीर में प्राण आ जाने का ख्याल बहुत भयानक था। जैसे तैसे पंजा लेकर पत्नी के पास पहुंचे। उत्सुकता में पत्नी का बुरा हाल था। वो चिल्लाई, मांगो इच्छा। ये बेवकूफी है, ये सरासर मांगो। मिस्टर वाइट दाहिना हाथ उठाते हुए चिल्लाए, मेरा बेटा फिर से जिंदा हो जाए। पंजा फर्श पर गिर पड़ा। वो कांपते हुए कुर्सी पर गिर पड़े। पत्नी बेतहाशा खिड़की की तरफ भागी और पर्दे उठा दिए। मोमबत्ती बुझने के कगार पर थी। वो अचेत से खिड़की से बाहर झांकती अपनी पत्नी की परछाई को देख रहे थे। कुछ देर में मोमबत्ती की आखिरी लौ के बुझने के साथ परछाइयां भी मिट गईं। कहीं कोई हलचल नहीं हुई। मिस्टर वाइट तिलिस्म के नाकाम होने के संतोष के साथ बिस्तर पर लौटे। फिर धीमे से उनकी पत्नी भी बगल में लेट गई। वीरानी सी छाई थी, सिर्फ घड़ी की टिक टिक। एक चूहे के बिस्तर के करीब से गुजरने की आवाज भी तड़पा जाती थी। अंधेरा नाकाबिले बर्दाश्त हो रहा था। हिम्मत जुटाते हुए मिस्टर वाइट ने माचिस जलाई और मोमबत्ती लाने को सीढ़ियों से उतरे। नीचे पहुंचने पर माचिस बुझने पर दोबारा जलाने को थे कि तभी दरवाजे पर खटखट हुई। एक शांत दहशत भरी खटखट। उनके हाथों से माचिस गिर कर बिखर गई। सांसें रुक सी गई। खटखट फिर से हुई। वो तुरंत अपने कमरे में आ गए और दरवाजा बंद कर लिया। क्या है? मिसेस वाइट चिल्लाई। कुछ नहीं, चूहा है बस, मेरे पैरों से गुजरा। पत्नी बैठ गई। खटखट की आवाज अब पूरे घर में गूंजने लगी। हरपट आ गया, हरपट आ गया, हरपट आ गया। वो दरवाजे की ओर भागी। पति ने उसे बाहों से पकड़ लिया। क्या चाहती हो तुम? कहाँ जा रही हो? वो मेरा बेटा है, मेरा हरपट ही तो है। वो 2 मील दूर था ना, इसीलिए आने में समय लगा होगा। मुझे पकड़ा क्यों है तुमने? जाने दो, दरवाजा खोलना है मुझे। बूढ़े मिस्टर वाइट रोते हुए बोले, भगवान के लिए उसे अंदर मत आने दो। तुम अपने बेटे से ही डरते हो। मैं नहीं डरती। छोड़ो मुझे। हरबर्ट, मैं आ रही हूं। दरवाजे की खटखट तेज होती गई। मिसेस वाइट जोर से पति को झटक कर कमरे से बाहर नीचे की सीढ़ियों की ओर भागी। पति भी उनके पीछे पीछे भागे। बाहर से दरवाजे को पीटने और भीतर से मिसेस वाइट द्वारा दरवाजा खोलने की कोशिश हो रही थी। उफ, कितनी ऊंची चिटकनी है, मेरा हाथ नहीं पहुंच रहा। इधर आओ जल्दी। मगर मिस्टर वाइट अंधेरे में फर्श को टटोल रहे थे। बाहर जो भी है, इससे पहले कि वो अंदर आए, वो पंजे को ढूंढ लेना चाहते थे। उन्हें बेतहाशा दरवाजा पीटने की आवाजों के बीच पत्नी द्वारा कुर्सी खिसका कर लाने, उस पर चढ़ने और मुश्किल से चिटकनी को खोलने की आवाजें आती रही। वो पागलों की तरह पंजे को ढूंढ रहे थे और जैसे ही चिटकनी के पूरी तरह खुल जाने की आवाज आई, पंजा उनके हाथ में आ गया। हाथ ऊपर उठाकर जल्दी से उन्होंने तीसरी इच्छा मांगी। अचानक खटखटाहट रुक गई। धीरे धीरे उसकी प्रतिध्वनि भी। कुर्सी को वापस खींचने और दरवाजा खुलने की आवाज आई। सर्द हवा की बौछार सीढ़ियों तक पहुंच गई। फिर मिसेस वाइट की दुख और हताशा से भरी चीख गूंजी। मिस्टर वाइट दौड़े दौड़े पत्नी के पास पहुंचे और फिर गेट के बाहर तक देखने गए। वहां हर तरफ सन्नाटा था। किसी का नामो निशान नहीं। सिर्फ सूनी सड़क के दूसरे छोर पर स्ट्रीट लैंप मत्थम मत्थम झिलमिला रहा था।